नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल रियल ज्ञान विद आरकेजी में। तो साथियों, हमने पहले भाग में भीष्म शाहनी जी द्वारा रचित नाटक हानुश की समीक्षा की थी, जिसमें से हमने हानुश नाटक के पहले और दूसरे अंक को पढ़ा था। हम कथा वस्तु में थे। आज हम नाटक के तीसरे अंक का पाठन करेंगे। तो चलते हैं। प्रस्तुत नाटक के तीसरे अंक में साहनी जी ने बताया है, अपने नाटक के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि जो नाटक का तीसरा अंक है वो बहुत ही तनाव भरा है। इसमें हम देखते हैं कि जब हानुश घड़ी बना लेता है तो घड़ी बनाने के बाद जो बादशाह होता है वो उसकी इजाज़त से नहीं बनाया रहता ऐसे करके, और उसके महल में घड़ी नहीं लगा रहता। इस कारण से हानुश के आँख को फोड़ने का हुक्म दे देता है। और ये जो हुक्म देता है जिसमें वो हानुश जो है वो अपने दोनों आँखों को खो बैठता है। तो बादशाह के हुक्म देने के बाद 2 साल गुजर जाते हैं। अंधे तथा राज दरबारी हानुश के यहाँ सुख तथा संपन्नता है, लेकिन वह अंदर ही अंदर घुटकर जी रहा है। राज दरबारी बनाया जाने के कारण वह और भी ज़्यादा अकेला हो गया है। हम देखते हैं कि जो गरीब रहते हैं वो टक्कर नहीं ले सकते, जो बड़े वर्ग हैं उनसे टक्कर नहीं ले सकते। और इस तरह से वो उसकी जो पत्नी है वो बोलती है, कात्या बोलती रहती थी कि अपना चादर देखकर पैर फैलाओ। किसको बोलती रहती थी? हानुश को। नहीं तो बड़े लोगों की लड़ाई में तुम कुछ ले जाओगे। हानुश को अंधा देखकर कात्या दुखी कष्टी हो जाती है। अंधत्व से पीड़ित हानुश अपनी सारी विपत्ति के लिए किसको कारण मानता है? घड़ी को। और घड़ी को तोड़ने का असफल प्रयास भी करता है। वे घड़ी को तोड़ने के लिए 3 बार प्रयास करता है, जबकि उसकी कोशिशें नाकाम हो जाती है। वह घड़ी की आवाज़ सुनकर जी रहा है और उसकी मनोदशा विक्षिप्त सी हुई है। उसका दोस्त एमिल इसलिए कात्या को तुला राज्य में चोरी छिपे जाकर बस जाने की सलाह देता है कि तुम दोनों जाओ और तुला राज्य में बस जाओ। कात्या उसके विचार से सहमत नहीं होती। वह कहती है कि यहाँ पर हमारा घर है और यह हमारा वतन है। सुख दुख जो भी पड़ता है उसमें यहाँ पे दसियों लोग हमारे लिए सहायता उपलब्ध करते हैं, हमारे मदद करने वाले हैं। यह आज जो हो गया सो हो गया, पर मैं इस देश में दूसरे देश में अंधे पति को लेकर नहीं जाऊंगी। इस तरह से कात्या उसको मना करती है। हानुश का जो दोस्त है उसका नाम है एमिल। तो एमिल काफ़ी बातें सुनाता है। तुम्हें घसीटते घसीटते जीने की आदत पड़ गई है। तब कात्या उसे रोक टोक जवाब देती है और बोलती है कि एक दिन मरना ही है। परदेश में मरने से अच्छा है कि अपने घर में मरो। तो इस तरह से कात्या उसका जवाब देती है, लेकिन एमिल को हानुश की हालत देखी नहीं जाती। दरबार भरने के बाद हानुश दरबार में जाने से इनकार करता है। राज दरबारी हानुश को बना दिया जाता है और हानुश दरबार में जाने से इनकार करता है। हानुश को रातों में नींद नहीं आती, उसकी रातों की नींद छीन गई है। यह सब देखकर एमिल दुखी होता है, पर वह जो है वह अपनी बात पर अटल है। कौन है? कात्या। तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ये कात्या है। कात्या अपने बात पर अटल रहती है। फिर एक घटना होती है। एक समय हानुश बादशाह की सवारी से टकराकर घायल हो जाता है। गली से आवाज़ आती है,
हानूस को चोटें आई हैं, हानूस गिर पड़ा, बादशाह सलामत की सवारी से गिर पड़ा। यह सुनकर कात्या परेशान हो जाती है। जेकब की बातों से कात्या को लगता है कि उसने अर्थात हानूश ने जानबूझकर ऐसा किया है, अर्थात हानूश आत्महत्या करने जा रहा था। उसने अपनी जान लेने की, अपने जान पर खेलने की कोशिश की। वह एक दिन इसी तरह अपनी जान ले लेगा। यह एमिल से कहती है कात्या, तो मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? यह बोलती है। कात्या एमिल से कहती है कि हानुश गुमसुम सा बना रहता है, अपने दिल की बातें नहीं बोलता, वह भीतर ही भीतर गुस्से में घुटता रहता है। हानुश की जानबूझकर अपनी जान गंवाने की करतूत देखकर जो कात्या है वह एमिल के बात को मानने के लिए मजबूर हो जाती है और कात्या एमिल से कहती है कि तुम्हारा सुझाव मुझे मंजूर है। अगर यहाँ से चले जाने में ही उनका भला है अर्थात हानुश का भला है तो मुझे मंजूर है। एमिल, तुम जैसा कहो मैं वैसा ही करूँगी। वह बोलती है कि मैं हानूश को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी, इसे इस नरक से छुटकारा मिलेगा। एमिल जैकब को तुला के सौदागर जॉर्जी से मिलने के लिए भेज देता है। घड़ी की आवाज़ है वह ठीक समय पर सुनाई न पड़ने के कारण हानूस बेचैन हो जाता है। लेकिन 2 साल में ही घड़ी कैसे बंद हो गई, इसके कारण वह भीतर से उलझ जाता है। कभी खुशी भी महसूस होती है कि चलो घड़ी बंद हो गई जो मेरे इस हाल का कारण था, लेकिन कभी कभी दुख भी होता है। गली में लोग बातें करते हैं, वह सुनकर भी वह व्याकुल हो उठता है। परिणाम स्वरूप राजा के जो कर्मचारी है उस घड़ी को ठीक करने के लिए हानुश को तुला राज्य लेने आते हैं। उस समय हानुश अनिच्छा से ही राजा के आदेश को स्वीकार करता है। तो जो हानुश है वह उस समय मुस्कुराते हुए अधिकारियों से कहता है कि मैं नहीं समझा था कि इन 2 आँखों की महाराज को फिर से कभी ज़रूरत पड़ सकती है। अब अंधा आदमी घड़ी कैसे ठीक कर सकता है? इस तरह की बात वह करता है। भीतर ही भीतर टूटा हानुश व्यवस्था से बदला लेने के लिए अपने हाथों से बनी घड़ी को तोड़ डालने का निश्चय कर लेता है। यहाँ पर उनकी आंतरिक पीड़ा और छटपटाहट का अनुभव होता है। डॉक्टर विनय भारती के शब्दों में हम देख सकते हैं कि जो नाटक का तीसरा और अंतिम अंक है वह गहरे तनाव का है, जिसमें कलाकार की आंतरिक पीड़ा, छटपटाहट और विडंबना का अंकन किया गया है। इस अंक में मानवीय अमानवीय स्थितियों का सामना नाटक को परम बिंदु की ओर ले जाता है। हानुश जब घड़ी के पास जाता है तो घड़ी के पास जाते ही हानुश का घड़ी के प्रति ममता जाग उठता है, प्रेम उठ जाता है। घड़ी के लीवर को छूते ही वह रोमांचित हो जाता है और उसको बनाने के लिए उत्सुक हो जाता है। लोहार का काम जानने वाले आदमी से अपनी प्रशंसा सुन तथा बोलता है यह मेरी घड़ी है। इस सोच से वह घड़ी की मरम्मत करने में जुट जाता है और वह किसकी सहायता लेता है? बूढ़े लोहार की। तो हानुश को चाहने वाला जो बूढ़ा लोहार है, लोहार घड़ी बना देता है। घड़ी अच्छी होकर फिर से चलने लगती है। हानुश को घड़ी बनाते समय पारिवारिक और आर्थिक दशा की उपेक्षा करनी पड़ती है। घड़ी का निर्माण हानुश की अभिव्यक्ति, परंतु जब घड़ी उसके अंधत्व का कारण बनती है तो उनकी मानसिकता जटिल बन जाती है। इसका अंकन बड़ी ही कुशलता से इस नाटक के अंक में हुआ है। हानुश कहता है अपनी पत्नी से
कि कात्या कभी कभी जरूर होता है, मुझ पर जुनून सा चढ़ जाता है। हर बार जब घड़ी बजती है तो मुझे लगता है कि मेरे अंधेपन का मजाक उड़ा रही है। जब बजती है तो लगता है कि सभी लोग हंसने लगे हैं। बादशाह अपने महल में, लाट पादरी अपने गिरजे में हंस रहे हैं। सभी हंस रहे हैं और मुझ पर एक अजीब सा पागलपन छाने लगता है। इस तरह की बातें हानुश अपनी पत्नी कात्या से कहता है। अंधा होने पर भी घड़ी को सुधारना, नेत्रहीन होने पर भी व्यवस्था को हानुश की आवश्यकता महसूस होती है। व्यवस्था ने कलाकार की सृजन शक्ति को नष्ट करने का जो प्रयास किया था, उस पर हानुश की विजय सिद्ध होती है, क्योंकि उसी व्यवस्था को फिर से हानुश की जरूरत पड़ गई। हानुश जो नाटक है, उसकी दो सबसे बड़ी विशेषताएं हैं। पहला कि उनमें जबरदस्त नाटकीयता है और दूसरा कि उसमें ठोस ऐतिहासिक संदर्भ उभर कर आया है। इसमें जलील अहसन जी कहते हैं कि भीष्म जी की दृष्टि मार्क्सवादी है। उन्होंने बड़े ही खूबसूरत ढंग से सामंतवाद से पूंजीवाद के संक्रमण को के क्षण को दिखाया है। इस प्रकार देश में सामंती शक्तियां पूंजीवाद पर हावी है, इसको दिखाया गया है। इसे बड़ी ही खूबसूरता से उन्होंने लिखा है। व्यवस्था ने हानुश के सृजनशीलता को कुचल डालने का प्रयास किया है। इसी बीच इस घटना में एक अत्यंत रोमांचक प्रसंग है कि हानुश अपने द्वारा पालित जेकब को अन्यत्र भाग जाने का सुझाव देता है। और किस लिए देता है? क्योंकि जैकब को उसने घड़ी बनाने की कला सिखा दी थी। हानुश को अपने अनुभव से लगने लगा कि जेकब भी किसी दिन अपनी इस कला के कारण दंड का भागी बन सकता है, उसके सृजन का भी दमन हो सकता है। इस कारण हानुश ने जेकब को अन्यत्र भाग जाने का सुझाव दिया। वस्तुतः गिरीश रस्तोगी इस व्यवस्था की कूटनीति के बारे में कहते हैं कि हानुश यानी कलाकार की सृजन शक्ति, कला चेतना, फिर सत्ता द्वारा उसके क्रूर दमन की भयावह सच्चाई को प्रस्तुत करता है। इस अंक के कुछ प्रसंग नाटककार की अभिव्यक्ति को सफल बनाते हुए, सशक्त बनाते हुए हानुश और उसकी व्यथा कथा पीड़ा को भी रेखांकित किया गया है। हानुश द्वारा घड़ी की मरम्मत करने पर घड़ी अब अच्छी होकर चलने लगती है। उसी समय सरकारी अधिकारी हानुश को यह कहकर पकड़ लेते हैं कि महाराज के मना करने के बावजूद वह दूसरे देश में भाग गया और नई घड़ी बनाने का साजिश कर रहा है। अब उसकी साजिश पकड़ी गई है। अधिकारी की बातें सुनकर हानुश ठिठक जाता है। हानुश आश्वस्त भाव से महाराज के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि घड़ी अब चलने लगी है और उसने घड़ी को पूर्ण रूप से ठीक कर दिया है। हानुश के शब्दों में हम देख सकते हैं, हानुश कहता है कि अब मुझे कोई अफसोस नहीं, किसी बात की भी चिंता नहीं। अब मुझे विश्वास है घड़ी बंद नहीं होगी, कभी भी बंद नहीं होगी। घड़ी की टक टक आवाज़ सुनकर हानुश अधिकारियों के साथ जाते हुए रुक जाता है और मुड़कर घड़ी की आवाज़ सुनता है। उस समय उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी है और आँखों में आंसू भी है। एक सामान्य व्यक्ति को व्यवस्था समाप्त तो कर सकती है, परंतु उसकी शिल्प साधना और संघर्ष को समाप्त नहीं कर सकती। गिरीश रस्तोगी जी कहते हैं कि कलाकार की मौत भले ही हो जाए, उसकी सृजन शक्ति, सामान्य मानव की आंतरिक शक्ति कभी नहीं मर सकती। हानुश अंत में कहता है कि घड़ी बंद नहीं होगी, कभी बंद नहीं होगी, इसी बात का प्रमाण है। इस तरह से हमने हानुश
की जो कथा वस्तु है, उसकी कथा है, इसको कंप्लीट कर लिया, पूरा पढ़ लिया। अब हम पात्र एवं भाषा शैली में आते हैं। तो जैसा कि आपने हानूश की कथा वस्तु को देखा तो आप पात्र से परिचित हो गए होंगे। तो जो नाटककार भीष्म साहनी जी है, उसने अपने प्राग के प्रवास में इस दुर्घटना को आंतरिक सत्यता के साथ अनुभव किया और इस नाटक का प्रधान पात्र हानूश है। हानूश के माध्यम से उन्होंने समस्त कलाकारों की अनुभूति की तीव्रता के साथ स्पष्ट किया है। नाटक में अन्य प्रमुख पात्र हैं, जैसे हानूश की पत्नी हो गई, हानूश का पादरी भाई, बूढ़ा लोहार, एमिल, यानका, जेकब और बादशाह सलामत। इन प्रमुख पात्रों के चरित्र चित्रण में नाटककार सफल हुए हैं। नाटककार ने इसमें मध्ययुगीन विदेशी देश का वातावरण का चित्रण बखूबी से किया है। इस यथार्थवादी नाटक में पात्रानुकूल सहज बोलचाल की उर्दू मिश्रित भाषा का सफल प्रयोग हुआ है। तो भाषा शैली में भाषा के अंतर्गत यहाँ पे उर्दू मिश्रित भाषा का सफल प्रयोग हम देख सकते हैं। जहाँ तक कथा की जो नाटक की नायिका है वह है कात्या। तो कात्या के चरित्र को थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर जो कात्या है वो एक आदर्श भारतीय नारी के प्रमाण में नजर आती है। कात्या भले ही विदेशी महिला है, उसकी संस्कृति भिन्न है, परंतु वह भी एक पति परायणा नारी की भांति अपने पति हानूश का अंत तक साथ देती है और उसे शोक संताप में शांति और शीतलता प्रदान करती है। इस आदमी का स्नेह रखने वाले दाम्पत्य की संबंध भारतीय आदर्श का प्रमाण ही है। तो इस तरह से जिस तरह से इसमें कात्या के चरित्र को दर्शाया गया है वह भारतीय नारी के आदर्श को प्रस्तुत करती है। अब आते हैं देश काल एवं वातावरण में। तो जैसा कि आपने पढ़ा है कि यह जो नाटक है वह मध्ययुगीन परिवेश को चित्रित करता है। तो भीष्म साहनी जी के इस नाटक में जो ऐतिहासिक संदिग्धता है, पूर्ण रूप से यह ऐतिहासिक नहीं है, लेकिन उसमें जो इतिहास है, उसका जो परिस्थिति है, उसका जो वातावरण है, उसका चित्रण बहुत ही अनुकूलता से किया गया है। इसमें वह चित्रण जो मध्ययुगीन परिवेश है वह दिखाई देता है, किंतु उसमें साहनी जी की ऐतिहासिक चेतना बड़ी सफलता के साथ प्रतिबिंबित हुई है। हानूश कलाकारों के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जो कठोर शासन के नियंत्रण में अपने अस्तित्व और अपनी कला चेतना की रक्षा नहीं कर पाते। जिस तरह से ताजमहल बनाने वालों के हाथ कटवा दिए थे, यह भी मध्ययुगीन व्यवस्था है। उसी तरह हानूश की आंखें छीन लेना भी एक मध्ययुगीन व्यवस्था का उदाहरण है। तो यह व्यवस्था तत्कालीन इतिहास के उस कठोर पक्ष का उद्घाटन करती है जिसमें रूस की शासन व्यवस्था की निरंकुशता, स्वार्थपरता और शोषण की नीतियों का उद्घाटन होता है। घटनाओं और पात्रों का कुछ कल्पना का पुट होते हुए भी यह नाटक संबद्ध युग विशेष की पूर्ण इतिहास चेतना को वस्तुनिष्ठ ढंग से उद्घाटित करने में पूर्णतया समर्थ है। भीष्म साहनी जी की दृष्टि यहाँ पर कह सकते हैं कि उनकी दृष्टि यहाँ पर मार्क्सवादी दृष्टिकोण है। उन्होंने बड़े ही खूबसूरत ढंग से सामंतवाद और सामंतवाद से पूंजीवाद के संक्रमण के चरण को दिखाया है। इस प्रकार देश में सामंती शक्तियाँ पूंजीवाद पर हावी होती है, इसका बड़े ही खूबसूरत ढंग से उन्होंने अभिव्यक्ति दी है। अब आते हैं नाटक के उद्देश्य। तो नाटककार हम जानते हैं कि जैसे वो मार्क्सवादी विचारधारा के हैं, तो
यह प्रगतिशील विचारधारा के अंतर्गत आ जाएगा। साहित्य में यह प्रगतिशील विचारधारा कहलाती है। जो मार्क्सवादी विचारधारा है उसको साहित्य में हम क्या कहते हैं? प्रगतिशील विचारधारा। तो नाटककार प्रगतिशील विचारधारा से प्रभावित होने के कारण नाटककार ने इस नाटक के माध्यम से जीवन मूल्यों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। हानुश के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि एक मामूली मजदूर बड़े से बड़ा कार्य कर सकता है और प्रतिभा किसी एक वर्ग की मिल्कियत नहीं होती। एक सामान्य आदमी भी व्यवस्था के सामने चुनौती बनकर खड़ा हो सकता है। इस बात का ज्ञान इन्होंने कराया है। नेमीचंद्र जैन जी कहते हैं कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में लिखा जाकर भी यह ऐतिहासिक नाटक मात्र नहीं है, बल्कि यह वर्तमान सामाजिक शक्तियों और वर्गों के बीच संघर्ष का मार्मिक तथा यथार्थ चित्रण भी प्रस्तुत करता है। वह बोलते हैं कि इस घटना से भीष्म साहनी जी ने उसकी तत्कालीन राजनीति में व्यापारी वर्ग, चर्च और बादशाह के बीच चलने वाले सत्ता संघर्ष और उसमें होने वाले कुपरिणामों को रेखांकित किया है। इसमें न तो नारेबाजी है और न ही राजनीतिक पात्रों की उखाड़ पछाड़ मौजूद है और न ही पात्र कहीं भी चीखते चिल्लाते हैं। फिर भी पाठ नाटक में एक मौन चीख उभरती हुई हमारे व्यक्तित्व को झकझोर देती है। राजनीतिक व्यवस्था के कारण हानुश कहीं भी चीखते बिलखते नज़र नहीं आता। फिर भी जो प्रस्तुत नाटक है इसमें व्यवस्था द्वारा हानुश के सृजन इच्छा की निर्घृण हत्या की जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने हानुश की समीक्षा की, उसके नाट्य तत्वों को जाना। एक बचता है, वह है अभिनेता। तो अभिनेता की दृष्टि से हानुश को कई रंगमंचों में खेला गया है। तो इसकी अभिनेता असंदिग्ध है, पूर्ण रूप से अभिनय नाटक है। तो इस तरह से हमने आज के इस अंक में हानुश का पूर्ण समीक्षा कर लिया। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ ज्ञान ज़रूर दिया होगा, आपके लिए लाभप्रद ज़रूर होगा इस वीडियो को देखने से। तो इसी के साथ हमारा यह लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।